हेलो स्टूडेंट्स, तो सेकेंड पार्ट में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं बेसिस के बारे में। तो अपने नोट्स निकाल लीजिए और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख के उसके नोट्स बना लीजिए और फिर आप पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, बेस के बारे में। पार्ट 1 में हमने एसिड का डेफिनेशन पढ़ लिया था, एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और अभी हम लोग बेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिस क्या होते हैं, पॉइंट वाइज में सारी बात आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में हम लोग इसके जब ओवर हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर तो हम लोग इसके बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो तभी आप कर पाएंगे जब आपका ये थ्योरी पूरा कंप्लीट होगा, है ना। तो बेसिस क्या होते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस, बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस that release OH minus ions on dissociation। जो डिसोसिएशन के बाद OH माइनस रिलीज कर दे, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बेस बोलते हैं। और जो H प्लस रिलीज करता है क्या बोलते हैं उसको, एसिड बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद इसमें नोट करते हैं, तो इसका हो गया आप कि चेक कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दे आर bitter in taste, they are bitter in taste। बी से बेस, बी से बिटर, है ना। टेस्ट क्या होता है इसका, बिटर होता है। नेक्स्ट, they turn रेड लिटमस ब्लू। ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, ठीक है। तो बी से ब्लू, बी से बेस, ऐसे याद रख सकते हो। और एसिड में क्या बोला था मैंने कि वो ब्लू को रेड करता है क्योंकि रेड खतरनाक होता है, तो खतरा की तरफ रेड चला गया, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हिंट्स आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। इसके एग्जांपल नोट कर लेंगे, जैसे NaOH हो गया, जैसे KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये कंपाउंड नाम कैसे बनता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बेटा जाके पहला जो है पार्ट है, सबसे पहला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, उसमें मैंने आपको टाइम्स एंड पढ़ाए हुए हैं, उसको एक बार पढ़ लो तो काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है उसमें कि रिएक्शन करके ये क्या देता है, मेनली ये मतलब है। फिजिकल प्रॉपर्टी था कि दिखने में कैसा है, ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस में सबसे पहला जो रिएक्शन आपको पढ़ना है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। कि मेटल्स से अगर बेस रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना के आपको देगा, ठीक है जी। चलिए, तो इसका पहले हम लोग एग्जांपल नोट कर लेते हैं, फिर इसका जो है जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मेटल ले लिया हमने, जिंक ले लिया, ठीक है। और जिंक के साथ मैंने NaOH को रिएक्ट करवा दिया। यहाँ पर ये आपका हो गया मेटल और यहाँ हो गया आपका बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बनेगा क्या, सॉल्ट वाटर बनता है, सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन बनता है, जैसे वहाँ था ना, सेम टू सेम यहाँ बनता है। लेकिन सॉल्ट लिखना आपको आना चाहिए। तो कैटायन साइंस में मैंने आपको पढ़ाया था 2 सॉल्ट, वो है जिंकेट और एल्यूमिनेट, तो वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे NaO और H, देखो H2 तो निकलना है, उसको बाहर ऐसे ही अलग कर दो, पहले तो H2 को तो निकाल के अलग कर ही दो, ठीक है। अब बना क्या, NaO और Zn का कंपाउंड बनेगा, उसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। उसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। क्यों, क्योंकि जिंकेट जो होता है ना, ZnO2 एनाइन है जिसका चार्ज -2 होता है, तो वो उसको ऐसा बना देगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया कंपाउंड। अब इसका जनरल फॉर्म क्या लिखोगे, लिख लो। तो लिखेंगे हम लोग कि मेटल जब बेस से मिलेगा, है ना, तो क्या बनेगा, पहले तो मेटल सॉल्ट बन जाएगा, जो मेटल सॉल्ट बना हुआ है, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये इसका हो गया जनरल फॉर्म, ठीक है। दिस इज जनरल फॉर्म, ओके, ठीक है। चलिए, अब जो इसमें सेकंड आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी, वो है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक बेस लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है,
और इसको हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या होता है जो नॉन मेटल से मिल के बना हुआ ऑक्साइड हो, जैसे कि कार्बन, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। याद है आपको लाइम वाटर मिल्की वाला केस, तो क्या हो जाएगा ये देगा आपको एक मेटल सॉल्ट और साथ में पानी बना देगा। ठीक है, रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, काफ़ी सिंपल है। तो आप चाहें तो इसका एक जनरल फॉर्म बना भी सकते हैं। जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब भी कभी कोई बेस रिएक्ट किससे करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, तो वो क्या बनाएगा, पहले तो आपको मेटल सॉल्ट दे देगा वो, और साथ में वाटर को रिलीज करवा देगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, इससे आप कोई भी रिएक्शन बना सकते हैं जिसमें किसी भी बेस के साथ रिएक्शन आपको मिलेगा, तो वो आप कर सकते हो। तो जनरल फॉर्म बहुत अच्छे से नोट किया कीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर हो गया टेस्ट उसका। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड्स एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब हम एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन रखते हैं तो उनका क्या होता है। ओके, तो डिसोसिएशन की बात हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी कभी एसिड इन वाटर सॉल्यूशन की बात की जाएगी, एसिड इन वाटर सॉल्यूशन, तो हमेशा वो H+ देगा, जो कि बाद में जाके या क्या हो जाएगा, वो H3O+ हो जाएगा, क्योंकि H+ जो है वो तुरंत वाटर से मिलके क्या बना लेता है, H3O+ बना लेता है। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, है ना। चलिए दूसरा नोट कर लेते हैं हम लोग कि अगर बेस इन वाटर हो गया, बेस इन वाटर सॉल्यूशन हो गया, तो क्या हो जाएगा बताइए, वो हमेशा OH- देगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, इसका एक रिएक्शन नोट कर लेते हैं। जैसे कि HCl में अगर आपने वाटर को ऐड किया, ऐसे उल्टा बोलते हैं, वैसे वाटर को धीरे धीरे इसमें वाटर रखते हैं और वाटर में एक एक ड्रॉप HCl डालते रहते हैं धीरे धीरे। तो अगर ऐसा हमने किया तो क्या होगा, यहाँ पर आपको H3O+ बाहर निकलेगा और साथ में आपको क्लोरीन बाहर मिल जाएगा। तो यही जो है ये साइन है कि ये चीज़ जो था वो एसिड था, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एक बार उसको नोट्स में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम NaOH ले लें, NaOH में अगर हम पानी मिला देते हैं तो क्या होता है, एक तो Na+ में टूट जाता है और फिर तो ये एक OH- में टूट जाता है। तो ये जो OH- है यही इस बात का प्रूफ है कि NaOH एक बेस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में कैसे बिहेव करते हैं। तो एसिड को जो रखते हैं वाटर में तो H+ बाहर निकाल देता है, बेस को रखते हैं तो OH- बाहर निकाल देता है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कि एल्कली क्या होता है। एक टर्म और समझ लीजिए, एल्कली। तो लिखेंगे बेसेस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर, बेसेस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में जो बेस सॉल्यूबल होते हैं आर कॉल्ड एल्कलीज, उनको हम एल्कली बोलते हैं। यानी कि जितने भी बेसेस हैं सभी पानी में सॉल्यूबल नहीं होते, सिर्फ वही बेस जो पानी में सॉल्यूबल हो, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एल्कली बोलेंगे। ठीक है जी, ओके। इसके बाद एक टॉपिक इसमें और है, देख लो, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं चैप्टर में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम से ही क्या लग रहा है, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो कौन किसको करता है न्यूट्रलाइज, तो एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो लिखेंगे द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ बेस, एन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर बनाता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे हमने एक बेस ले लिया NaOH, एक एसिड ले लिया HCl, दोनों को हमने रिएक्ट करा दिया तो क्या बनेगा, देखो Na+ होता है, OH होता है माइनस, H होता है प्लस, Cl होता है माइनस, तो Na मिलेगा जाके प्लस इससे, ये इससे मिलेगा, तो NaCl बन जाएगा यहाँ पर और साथ में H2O बाहर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसा है, इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
अब यहाँ आपको ये समझना होगा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, थोड़ा इसको समझ लो। जैसे कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा है तो आपको जो यहाँ पर सॉल्ट बनता है वो बनता है न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट। अब सोचो ना, मान लो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, दोनों पहलवान एक लेवल के हैं, दोनों जब लड़ाई खत्म हुई तो क्या होगा, दोनों ही थक चुके होंगे, एक लेवल पे आ चुके होंगे, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। इसको सॉल्ट में मैं आपको दोबारा एक और बता दूंगा। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक बेस से मिल जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड किससे मिल जाए, वीक बेस से, तो बेस तो सरेंडर हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी बाकी रहेगी क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल गिव यू एन एसिडिक सॉल्ट। क्या देगा ये, एसिडिक सॉल्ट देगा। एक और सुन लो, अगर वीक एसिड मिल गया किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से, तो क्या देगा ये आपको बेसिक सॉल्ट देगा। जो सॉल्ट होगा ना उसमें बेस का प्रॉपर्टी होगा। अब वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, तो उसको हम नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये एक बात और ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इस तरीके का हो सकता है कि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, और ऐसा बनता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि वो है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड और बेस। अगर बेस और एसिड को हम डाइल्यूट करेंगे तो क्या असर होता है उन पे, इसकी बात करते हैं। देखो, तो मेन क्या है कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, एसिड है तो उसके अंदर H+ आयन का भरमार है, अगर बेस है तो उसके सामने OH- आयन का भरमार है। तो जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, उसके सभी H+ टूट के जाने लगेंगे। ठीक है ना, तो वेन एवर वी डाइल्यूट एन एसिड तो क्या होता है, H+ आयन का कंसंट्रेशन घटना शुरू हो जाता है क्योंकि स्टोर हाउस खत्म हो रहा है ना, आप डाइल्यूट करो बार बार उसको। अगर आप बेस को डाइल्यूट करोगे तो OH- का घटना शुरू हो जाएगा। सिंपल सही मतलब हो गया। इसको लिख लेते हैं एक बार, है ना, लिख लेंगे। पहले तो डाइल्यूशन क्या होता है, तो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड को या बेस को, इन वाटर, वाटर में मिलाने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डाइल्यूशन बोलेंगे, है ना, डाइल्यूट कर दिया उसको। अब देखिएगा, तो लिखेंगे ड्यूरिंग डाइल्यूशन, जब डाइल्यूट कर रहे होते हैं हम किसी एसिड या बेस को, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन मतलब होता है कितना अमाउंट में है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कह लो या फिर H3O+ कह लो, एक ही बात है, ये तो आप जानते हो दोनों एक ही होता है एसिड में, ये तो एसिड का हो गया। एंड OH- किसके लिए, बेस के लिए, ये दोनों ही क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये घट जाता है। स्टॉक है, फिर से बोल रहा हूँ, स्टॉक है, एक बेस के पास OH- का स्टॉक है, एसिड के पास H+ का स्टॉक है। तुम डाइल्यूट कर जाओगे तो उसका स्टॉक कम होता जाएगा, धीरे धीरे टूटता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डाइल्यूशन में क्या असर होता है, सिंपल। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है कि हम लोग कभी भी जब डाइल्यूट करते हैं उसके लिए मिक्सिंग तो किसी में किसी का कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, जब भी कभी एसिड को डाइल्यूट करना हो तो हम वाटर में एसिड को मिलाते हैं, ना कि एसिड में वाटर को। ठीक है, ये पहले ही समझा रहा मैं आपको, बताता हूँ कारण के साथ क्या है। क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से कि वाई वी ऐड एसिड टू वाटर, हम हमेशा एसिड टू वाटर क्यों करते हैं जबकि ऑपोजिट वाला क्यों नहीं करते। ठीक है, होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, तो क्वेश्चन ये है कि वाई एसिड इज एडेड टू वाटर, एडेड टू वाटर बट नॉट वाटर टू एसिड
फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने के लिए हम ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर समझिएगा। देखो, जैसे मान लो कोई बीकर है, इसमें हमने पहले क्या भर लिया? वाटर इसमें हमने पहले भर लिया जी, पूरा वाटर भरा हुआ है, और फिर क्या करते हैं, इसमें एसिड के कुछ ड्रॉप्स इसमें मिला देते हैं। ये क्या है? ये एसिड है, तब जाके होता है डाइल्यूट। तो ऐसा क्यों करते हैं? हम तो उल्टा भी कर सकते हैं ना, हम एसिड लेंगे लाल खतरनाक, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई एक बीकर ले लिया, उस बीकर में हमने पूरा एसिड ही भर दिया, लाल कलर खतरनाक है, बिल्कुल एसिड भरा हुआ है, और इसमें पानी डाल देते हैं। इसमें ये तो कर सकते हैं कि पानी का बूंद डाल दो इसमें, ये कभी नहीं करते। अभी ये क्या है? दिस इज वाटर, और ये क्या है? एसिड। ऐसा नहीं करते, ऐसा करते। देखो, जैसे ही एसिड में आपने एक ड्रॉप पानी डाला, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत भयंकर इसमें से हीट बाहर निकलता है। वो हीट इतना खतरनाक होता है कि ये एसिड उछल सकता है और सामने वाले के बॉडी पे पड़ सकता है। ठीक है, तो इस खतरे से बचने के लिए हम जनरली ये प्रोसेस करते हैं। हीट यहाँ भी निकलता है, जैसे ही पानी में आपने एक ड्रॉप एसिड डाला, उसमें से हीट थोड़ा निकलता है, लेकिन फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक लगाते हैं एस्टिरर, उसको ऐसे घुमा दिया उसको बढ़िया। ठीक है, तो घुमाने से क्या हुआ कि जो हीट बना वो थोड़ा सब में फैल गया। फिर एक ड्रॉप एसिड डाला, फिर घुमा दिया, फिर एक ड्रॉप एसिड डाला, फिर घुमा दिया, तो धीरे धीरे ये डाइल्यूट होता है। अब बोलो सर हमको याद कैसे रहेगा? अभी तो आपने बता दिया, हम एग्जाम टाइम में कैसे इसको याद रखें, तो सुन लो मेरी बात। पानी जो होता है, पानी वो क्या अच्छा आदमी है, पानी बहुत शांत है, पानी को क्या, अब एक बदमाश को डाल दो उसमें, तो एक बदमाश आदमी जब आएगा अकेला, जब एक बदमाश आदमी बहुत अच्छे आदमी से मिलेगा, तो वो क्या बदमाशी कर पाएगा? सब अच्छा आदमी है, तो इसलिए वो भी शांत हो जाता है। ठीक है यार, सभी तो अच्छे ही लोग हैं। और वो जाके किसी को थप्पड़ मार दिया, सामने वाला उसको मार ही नहीं रहा, इतना अच्छा आदमी सामने वाला, इतना पानी है पूरा अच्छा, तो क्या होगा? कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बढ़िया रहता है। अब यहाँ देखो क्या है, इतने सारे बदमाश एसिड इतना भरा हुआ है, उसमें जैसे ही एक ड्रॉप आपने क्या डाला, पानी डाला, एक शरीफ आदमी को 1000 बदमाश को डाल दो, वो तो हंगामा ही करवा देगा। तो इसलिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा बस, और कोई बात नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर देता हूँ कि वी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर बट नॉट water to acid, because adding water to acid is a highly exothermic reaction that may lead to a splash of acid and harm the person. ठीक है, so the correct procedure for diluting an acid is to add acid drop by drop in the water and stir it continuously, तब जाके होता है। इसको आप लिख लेना इंग्लिश में, आपको आ जाएगा। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं इंडिकेटर्स की। ठीक है, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हाँ जी, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होता है? जो आपको बता दे कि ये एसिड है कि बेस है। सिंपल सी बात है। जैसे नींबू में एसिड होता है, वो आपने टेस्ट किया, खट्टा लगा तो सिर्फ बोल दिया। अब थोड़े ना आप जाके HCl को टेस्ट कर लो, फिर कुछ और टेस्ट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आपको अलग अलग या तो कलर दे देगा, या तो अपना ऑर्डर समझते हैं स्मेल, या तो अपना स्मेल बदल लेगा, तो जाके उसको बोलेंगे इंडिकेटर है। ठीक है, तो सिंपल इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। लिखेंगे, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस, इंडिकेटर्स आर those substances, indicators are those substances that changes, जो कि बदल लेता है, that changes their color and order, their color and order, order मतलब होता है smell, ठीक है ना, color और order in acidic और basic medium, in acidic और basic medium। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो जो सबसे पहला कैटेगरी है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, अगर हम बात करें
टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में, तो सबसे पहला टाइप इसमें आएगा नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, तो लिखेंगे these indicators are found in nature in the plants। नेचर में पाए जाने वाले होते हैं। इन प्लांट्स में ये आपको मिलेगा इंडिकेटर्स, तभी नाम क्या दिया गया है, नेचुरल इंडिकेटर्स। इसका एग्जांपल क्या है, लिटमस पेपर, तो लिटमस सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। लिटमस सॉल्यूशन क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके साथ साथ आप आएंगे तो इसमें आपको टर्मरिक मिलेगा, हल्दी जो होता है हल्दी, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ETC। तो उसका डेफिनेशन और 2 एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है। आई थिंक बहुत सिंपल है समझाना कि जो इंडिकेटर नेचर में मिले, नेचुरल सब्सटेंस से बना हो, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। अब मैं आपको इंडिकेटर्स का बदलाव अलग अलग कलर में एक टेबल समझाता हूँ, वो आपको नोट करना है, उसको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ये हिंट के रूप में काम करता है, और चूंकि अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न आ गया है तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा कि चूज़ करने के लिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसमें नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इंडिकेटर। जिस भी इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे पहले उसको यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि उसमें वो एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देता है, और लास्ट में लिखेंगे कि वो बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देता है, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग कलर की बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इंडिकेटर बात कर रहे हैं लिटमस का। तो लिटमस बहुत कॉमन है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो लिटमस जो होता है वो एसिड में क्या देगा, रेड कलर देगा, और बेस में क्या देगा, ब्लू कलर देगा, ठीक है। दूसरा जो होता है वो है आपका रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज जूस, इसका क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं आया कि रेड कैबेज जूस का कलर क्या होता है, बट फिर भी आप देख लो। रेड कैबेज जूस ये एसिडिक मीडियम में रेड ही रहता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये ग्रीन कलर का हो जाता है। नंबर 3 पे आ जाएंगे तो वहाँ पे हल्दी, टर्मरिक, जो टर्मरिक है वो एसिडिक मीडियम में येलो कलर का ही रहता है, जबकि बेस मिलते ही वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। इस पे क्वेश्चन है, एक एग्ज़ाम में आता भी है कि अगर कपड़े पे करी वगैरह गिर, जैसे करी खाते हैं हम लोग, तो करी जब कपड़े पे गिर जाएगा और उसको सब साबुन से धोते हैं तो वो ब्राउन कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए टर्मरिक जो है वो इंडिकेटर है, तो खाने में तो सब्जी में तो हल्दी रहता ही है, तो अगर कपड़े में करी गिरा हुआ है तो हल्दी तो कपड़े पे आ ही गया, ठीक है। अब जैसे ही उसको साबुन से आपने वॉश किया तो साबुन क्या बेसिक होता है, सोप, कहते हैं ना सोपी टू टच, तो बेसिक हुआ तो कलर क्या देगा, बेस और हल्दी मिल गया, साथ में साबुन और हल्दी मिल गए, तो क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर दे देगा। अब येलो कैसे याद रखोगे, तो बड़ा आसान है। जब सलाद बनाते हैं, जब सब्जी वगैरह खाते हैं, तो उसमें हम नींबू ऐसे कभी कभी सलाद में रखते हैं ना, तो नींबू को उस पर डालने से कभी देखा है कि सब्जी का कलर बदल गया हो, कभी नहीं बदलता, मतलब कि येलो का येलो ही रहेगा, याद रहेगा आपको इस तरीके से। अब नंबर 4 पे आते हैं, वो है फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। इसका भी क्वेश्चन अभी तक कभी नहीं आया, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। तो हाइड्रेंजिया प्लांट का जो फ्लावर है वो भी एज एन इंडिकेटर काम करता है, नेचुरल इंडिकेटर काम करता है। उसमें जब एसिडिक रखोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और जब बेसिक रखोगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, है ना। चलो, तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं कलर चेंज के हैं, किसके लिए, फॉर नेचुरल इंडिकेटर्स। तो इसको एक बार ध्यान रख लेंगे, काफ़ी सिंपल है याद रखना। नंबर 2 पे आ जाते हैं जी। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक का मतलब होता है जो लैब में बनाया गया हो, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। लिखेंगे द इंडिकेटर्स that are manufactured in laboratory or industry, जिनको हम लोग लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में बनाए
आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं उनको, ठीक है। अब वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, उनका क्या क्या कलर होता है, ये भी एक बार नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर, फिर एसिडिक मीडियम में उनका क्या कलर होता है वो नोट करेंगे, फिर बेसिक मीडियम में उनका क्या कलर होता है, एंड देन न्यूट्रल मीडियम में क्या कलर होगा ये हम नोट करेंगे। तो ऐसे ही टेबल आप भी अपने नोट बना लेंगे। इसमें जो पहला है वो है फेनोल्फथेलीन, फेनोल्फथेलीन। एसिड में ये होता है कलरलेस, बेस में डाल दोगे तो ये पिंक हो जाएगा और न्यूट्रल में डाल दोगे तो ये वापस से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है उसको जैसे ही एसिडिक में डालेंगे आप, एसिड मीडियम में, तो रेड लाल कलर का हो जाएगा, और जब बेस में डालेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा, और न्यूट्रल में जब डालेंगे तो ये ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर का ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर में जो बदलाव है वो निकाल सकते हैं एसिड का बेस में और न्यूट्रल में, अगर आपने सिंथेटिक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया तो। नंबर 3 में हम आ जाते हैं, वो होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर उनको बोलते हैं जो कि अपना ऑर्डर बदल ले, अपना स्मेल बदल ले अलग अलग मीडियम में, क्या बोलते हैं उसको? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो इसका डेफिनेशन नोट कर लेंगे। सब्सटेंसेस that changes their order in acidic or basic medium, in acidic or basic medium are called olfactory indicators। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? are called olfactory indicators, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बदलाव होता है, बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें कोई आपको कलर स्मेल का थोड़ी ना कोई बात होता है, तो स्मेल गायब हो जाता है, तो वो लिख लेंगे एग्जाम्पल में। पहले तो लिख लो वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट, अनियन, क्लोव ऑयल, ये सब होता है। ये सभी क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। तो लिख लेंगे इसमें देयर स्मेल इज ऑब्जर्व्ड इन एसिडिक मीडियम, इज ऑब्जर्व्ड इन एसिडिक मीडियम। जब एसिडिक मीडियम होगा तो इनका आपको स्मेल पता चलेगा, बट इन बेसिक मीडियम, जब मीडियम को हम बेसिक कर देंगे, अब बेस में इसको डाल देंगे तो नो स्मेल ऑब्जर्व्ड, नो स्मेल ऑब्जर्व, आपको कोई भी स्मेल इसका ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का पार्ट है। तो ऐसे ही पढ़ोगे आप ऑल्फैक्टरी लोब्स, अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑल्फैक्टरी लोब्स करके मिलता है, ठीक है। तो वहाँ भी ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें स्मेल में डिफरेंस आ जाए, स्मेल पता ही ना चले, ऑल्फैक्टरी हो गया, ठीक है। तो ये 3 हो गए इंडिकेटर। अब जो 4th है, 1 मिनट रुकना, 4th हम पढ़ेंगे, दैट इज, तो पीएच भी आप पढ़ने वाले हो अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल में आप लिख सकते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के हम बनाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। वो क्या करता है, वो अलग अलग एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, उसमें वो अपना कलर बदलता है बस, ठीक है। जैसे कि अगर न्यूट्रल आ गया तो ग्रीन कलर दिखा देगा,
एजिटिक में चले गए तो रेड दिखा देगा, उधर चले गए तो पर्पल दिखा देगा। तो ये कलर में बदलाव करता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, चलो रिफिल हो गया, शुरू करते हैं। नंबर 4 लास्ट में क्या आएगा आपके पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स नोट कर लेंगे। इट इज अ मिक्सचर ऑफ several indicators. It is a mixture of several indicators that shows different colors at different concentration of hydrogen, at different concentration of hydrogen in the solution, in a solution। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यहाँ पे बात आई है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में, तब तक आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, वो ले लिया होगा आपने। चलो आगे बात करते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, आप बताइए H+ आयन किसके लिए बना हुआ है, एसिड के लिए बना है ना, तो एसिड में ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आप एसिड से बेस की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि H+ आयन जो है उसका मात्रा घटता जाएगा, और इसके साथ वाला कौन है, OH-, उसका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सी यही बात है बस। चलो बताता हूँ मैं। दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं हमसे वो, ओके लिखेंगे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। किसी भी एसिड या बेस का स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक स्केल बना लो जल्दी से। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं हमसे वो, क्या लोगे इसके दाम बताना सही सही। चलो सही सही बन भी गया है ना। देखो अब यहाँ पर बना दो डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा बना दो जितना आपके पास समय हो। तो ये वाला जो हिस्सा बना है ना, ये वाला, ये H+ को दिखाता है। आप देख रहे हो जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं H+ का मात्रा कम होता जा रहा है। और ये जो वाइट वाला हिस्सा है पूरा, ये क्या दिखा रहा है, इसको कलर कर दें क्या, क्यों ना करें, बताओ, इसको रेड कर देते हैं। नहीं हमको ऊपर रेड करना, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझने की बात है बस। आप समझ गए, हम समझ गए, बात खत्म। चलिए देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये H+ का हिस्सा है, और जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये OH- का हिस्सा है। ठीक है, ये 0 pH पढ़ा होगा आपने, 0 होता है, बीच में क्या होगा, नंबर 7, और यहाँ क्या होगा, नंबर 14। तो 7 पे जो होता है, 7 पे वो होता है न्यूट्रल बिल्कुल। वैसे थोड़ा सा ये और नीचे बनता क्योंकि हाफ हाफ होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप जब 0 एसिड पर थे, जो एसिड का pH स्केल पे 0 शो कर रहा है, उसमें पूरा का पूरा H+ भरा हुआ है, उसमें OH- इतना सा भी नहीं। जैसे जैसे आप 0 से आगे बढ़ते जाएंगे, एसिड अपना पावर कम करता जाएगा।
7 पे होता है न्यूट्रल। 7 से राइट गए तो खतरनाक बेस मिलेगा, और 7 से लेफ्ट गए खतरनाक एसिड मिलेगा। 7 के जितने करीब रहोगे उतना आपका जो है आपका कंपाउंड न्यूट्रल मिलेगा। ठीक है, तो H+ आयन की वैल्यू घटती जा रही है, बदले में OH- बढ़ता जा रहा है। जब आप लास्ट में पहुंच गए 14 पे पहुंच गए तो वो कंप्लीटली आपको बेसिक कंपाउंड मिलेगा, पूरा बेस मिलेगा। अब जब ये पूरा बेस है तो इसमें H+ देखो इतना सा भी नहीं है, सारा का सारा क्या है, OH- है। हो गया ये। चलिए, तो क्या देख रहे हैं आप कि H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता हुआ जा रहा है। तो जब इधर जाएंगे तो क्या होता है, H+ डिक्रीजेस, और जब उल्टा आएंगे उधर से देखो H+ बढ़ता नहीं जा रहा, तो बना दो H+ इंक्रीजेस। चलो अब आगे बात करते हैं द pH स्केल। द pH स्केल, लिखेंगे इसका काम क्या है। तो इट इज़ यूज्ड टू मेज़र H+ आयन कंसंट्रेशन। ये क्या करता है, H+ आयन कितना है इसको मेज़र करने में ये आपको हेल्प करता है। यहाँ पर जो pH है, इसमें P वर्ड का मतलब होता है पोटेंज, POTENZ, पोटेंज, जिस पोटेंज का मतलब होता है पावर, और H क्या है, हाइड्रोजन। तो pH का पूरा नाम क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब इसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है वो आप सब लोग जानते हैं बचपन से ही, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं जी, है ना। तो 0 से ये रेंज क्या होता है, एसिड का होता है 7 तक का। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, और 7 से आगे का रेंज किसका होता है, बेस का होता है। तो अगर उस तरफ जाते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ता आता है, लेफ्ट में आते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपने ऐसे लिख लिया, डायग्राम समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे, इसमें टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया। अब इसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपसे कोई पूछ लिया कि मान लीजिए कोई एसिड है, अब एक का pH है कितना, 2, एक का pH है 6, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो आंसर है जो 2 है उसका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्योंकि देखो ना यहाँ पे न्यूट्रल है, अब यहाँ पे 6 तो तुरंत आ जाएगा, और खतरनाक एसिड जितना कम pH हो उतना खतरनाक एसिड होता है। ठीक है, और उल्टा हो जाए, बेस में आ जाए, तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे अगला क्वेश्चन कि एक बेस है, अब बेस में उसका pH है 10, एक का है 13, तो कौन खतरनाक बेस होगा, तो आंसर है 13, क्योंकि उधर बढ़ता रहता है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अब इसमें आता क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, हमारे जीवन में pH का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे जीवन में pH का क्या इंपॉर्टेंस है। काफ़ी सिंपल चीज़ है, देखते हैं। इसमें सबसे पहला हम लिखेंगे, हेडिंग है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। हम लोग जो हैं वो pH से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी pH हम झेल लेंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ सेलेक्टेड pH ही हम, या एक रेंज ऑफ pH में हम बात कर सकते हैं। इसमें नोट करेंगे पहला पॉइंट, लिखेंगे ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन pH कहाँ से कहाँ तक, 7 से 7.8। ह्यूमन बॉडी जो है सिर्फ 7 से 7.8 pH में ही काम कर सकता है। मतलब बेसिक मीडियम थोड़ा हम झेल सकते हैं, एसिडिक मीडियम नहीं झेल सकते। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। When pH ऑफ रेन वाटर, जब रेन वाटर का pH गोज बिलो 5.6, 5.6 से जब वो नीचे चला pH, तब जाके उस रेन को हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन बोल देते हैं, एसिड रेन। ठीक है, डेटा रखना 5.6। नेक्स्ट,
व्हेन दिस एसिड रेन, जब ये एसिड रेन मिक्स विथ वाटर इन लेक एंड पॉन्ड, पॉन्ड एंड लेक जो तालाब है या झील है या समुद्र है, इनके वाटर में जब ये मिल जाता है, इट मेक्स एक्वेटिक लाइफ टफ। जो एक्वेटिक लाइफ है, इट मेक्स एक्वेटिक लाइफ टफ, क्योंकि वहाँ भी तो एनिमल्स हैं, वहाँ मछलियाँ हैं। तो फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं या जो थोड़े से एडवांस जगह हैं भारत में भी, वहाँ पर जब ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो जो लोग फ़िश फार्मिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत आती है कि मछलियाँ मर जाती हैं। वो तो क्या करते हैं, वो लोग उसमें बेस को मिला देते हैं। तो Na2CO3 का जो है बेसिक सॉल्ट है वो, उसका छिड़काव करते हैं पूरे झील में ताकि pH लेवल को बैलेंस किया जा सके। तो ये है प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, दे आर pH सेंसिटिव। ये आपने पहला पार्ट पढ़ लिया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। हर चीज़ डिटेल में पढ़ो, सिर्फ मैं बोल दूंगा आपको कि ये प्लांट एनिमल pH सेंसिटिव होता है, या ये लाइन मैं आपको बोल के चला जाऊंगा तो वो सुनोगे भूल जाओगे। नोट्स में लिख लो ताकि हमेशा याद रहे आपको, ठीक है। चलिए नंबर 2 पे आते हैं, वो है pH ऑफ सॉइल। सॉइल का pH से क्या लेना देना है और कैसे हेल्पफुल है वो सीखते हैं। लिखेंगे पहला पॉइंट, एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्स स्पेशल pH रेंज। हर प्लांट अलग अलग pH में ग्रो करता है। कुछ प्लांट थोड़ा एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है, कुछ प्लांट थोड़ा सा बेसिक में ग्रो करता है, कुछ न्यूट्रल में ग्रो करता है, तो अलग अलग में ग्रो करता है। तो सॉइल की टेस्टिंग इसलिए तो की जाती है। क्रॉप को ग्रो करने से पहले सॉइल की टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि पता चल सके कि भाई जो क्रॉप आप इसमें उगा रहे हो, क्या वो क्रॉप का pH रिक्वायरमेंट इस सॉइल से है। अगर नहीं है तो पहले सॉइल को सही करो, फिर क्रॉप को उगाओ, है ना। तो सॉइल टेस्टिंग इसलिए की जाती है। तो लिखेंगे soil testing is done for better growth of plant का better growth हो जाए, क्योंकि टेस्टिंग में पता चल जाएगा ना कि ये सॉइल उस लेवल का है कि नहीं, तो उसको बना दे, सही कर देंगे। तो इस तरीके से pH जो है वो सॉइल में भी हेल्प हमें करता है प्लांट्स को ग्रो करने में। नंबर 3 पे आते हैं, वो है pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम। pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का क्या रोल है उस पर ध्यान दीजिए, समझिए उस चीज़ को। हम सब जानते हैं कि HCl इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन के काम करने के लिए, और दूसरा ये कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज गलती से खाने में आ जाते हैं उनको ये मार देता है। तो HCl हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इनडाइजेशन, अगर खाना नहीं पचगा या इनडाइजेशन हो गया, excess HCl is produced, जब इंडाइजेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्सेस HCl प्रोड्यूस हो जाएगा, और इसी फैक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिटी बोलते हैं। तो पेट में एसिडिटी हो गया जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है आपको, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई माइल्ड बेस, माइल्ड मतलब काफ़ी सॉफ्ट, है ना। तो लिखेंगे टू प्रिवेंट दिस we take माइल्ड बेस, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, टू न्यूट्रलाइज एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, सॉल्ट करता है ना, सॉरी बेस करता है ना। तो क्या होगा, एसिड जो पेट के अंदर बना उसको न्यूट्रलाइज क्या कर दिया, किसी माइल्ड एसिड ने। आपको NaOH खा लिया तो फिर तो
डबल ड्रामा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है वो। तो कोई सॉफ्ट सा माइल्ड सा बेस, जैसे कि हम बात करते हैं बेकिंग सोडा, या कोई भी एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है? जो एसिड को अपोज कर दे। जैसे इनो खाते हैं, इनो क्या है? इट इज़ एंटा एसिड। तो इससे हमें यहाँ पर हेल्प मिलता है। अब आते हैं नंबर 4 पे, उसमें लिखेंगे pH लीड्स टू टूथ डीके। सॉरी, 4 पे क्या लिखेंगे? टूथ डीके। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने रात में खाना खाया, अब वो खाना गलती से टूथ कैविटी में कहीं पे जा गया, दांत में कहीं जाकर फंस गया। अब उस पर लगातार सलाइवा काम करता रहेगा, तो उसको क्या करता है? धीरे धीरे वो एसिडिक, उसमें एसिड प्रोड्यूस कर देता है। अब जब एसिड प्रोड्यूस कर देगा तो क्या होगा? वो जो हमारा टूथ का इनामल है उसको धीरे धीरे कोरोड कर देता है और कैविटी बना देता है ना। तो जब माउथ का pH 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या होता है? वो टूथ इनामल को कोरोड करना चालू कर देता है, और क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टूथ डीके बोलते हैं। इसके लिए हम करते क्या हैं? सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो ब्रश जो जैसे ब्रश करते हैं, क्या बोल, टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है? इट इज़ बेस एक्चुअली, है ना। तो बेस बना तो अंदर माउथ में रात भर उसमें एसिडिक मीडियम बन गया, थोड़ा सा स्मेल आ गया जो भी माउथ में होता है। तो जब बेस से उसको हम वॉश कर देते हैं तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया, नॉर्मल हो गया, न्यूट्रल हो गया, जो आप कह सकते हैं। तो टूथ डीके इसमें पॉइंट वाइज नोट कर लें। लिखेंगे टूथ इनामल जो होता है, टूथ इनामल जो कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये पहला इंफॉर्मेशन है। दूसरा, व्हेन pH ऑफ माउथ गोज बिलो 5.5, ये डेटा ध्यान रखेंगे, गोज बिलो 5.5, 5.5 से जब ये कम हो जाए तो क्या होगा? डीके ऑफ इनामल, जो इनामल है टूथ इनामल, उसका डीके स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। तो ये 5.5 है और एसिड रेन क्या है? 5.6 है। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब ये होता कैसे है, थोड़ा समझो उसको। द बैक्टीरिया present in mouth degrades the sugar and leftover food particles जो भी फूड पार्टिकल गलती से मुंह में छूट गया, फूड पार्टिकल्स, एंड प्रोड्यूस एसिड और एसिड प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो शुगर कहते हैं कि जैसे कोई चॉकलेट वगैरह खा लो आप रात में और ऐसे ही सो जाओ तो सबसे जल्दी दांत खराब होगा, क्योंकि वो चॉकलेट फंसा रह गया, अब वो रह गया उसमें, तो शुगर भी है उसमें और लेफ्ट ओवर फूड तो रहता ही है, थोड़ा मोड़ा छूट जाता है खाना। तो उससे क्या होगा? पूरे रात भर आपके माउथ में एसिड प्रोड्यूस होगा, और सुबह उठ के अगर आपने सही टाइम पर ब्रश नहीं किया, वैसे भी अगर जो 12 घंटे का फेज है, 8 घंटे का फेज है, जिस दौरान पूरा एसिडिक मीडियम के अंदर आपका इनामल रहा, तो ऑफकोर्स ख़राब तो होगा ही होगा। इसलिए कहते हैं कि ब्रश करके रात में सोना चाहिए, भले आप कुछ भी खाओ, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, वो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें अगर जहर ना हो तो हम उसके साथ खेलेंगे, जैसे मधुमक्खी आ गया, तो उससे क्यों डरते हैं हम? क्योंकि काट लेगा तो पूरा ऐसे पूरा फुला देता है, पूरा लाल कर देता है ऐसे, तो उससे हमको बचना है। तो इसलिए ये भगवान ने उसको व्यवस्था दे दिया कि भाई तुमको कोई परेशान ना करे, इसलिए तुम ये ले लो, कोई आए तो उसको सीधे डंक लगा देना। तो यहाँ भी एसिडिटी का होता है, मेथेनोइक एसिड होता है उसके अंदर, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं,
इसके बारे में। पहला पॉइंट, हनी बीज एंड, हनी बी हो गया, एंट हो गया, चींटी, ETC, ये जो इंसेक्ट्स हैं, इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, आप तो सिर्फ एसिड बोल देना, पता हो तो लिख लो, मिथेनोइक एसिड इनटू द स्किन, इनटू द स्किन वेयर दे बाइट, वेयर दे बाइट, दैट कॉजेज इरिटेशन। क्योंकि ह्यूमन बॉडी किस pH रेंज में चलता है बताइए, 7 से 7.8। अब उसमें क्या, इरिटेशन। अब उसमें क्या हुआ, उसमें जो उसने एसिड डाल दिया तो उसका pH कम है ना, तो इससे हमें क्या होगा, इरिटेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए अगर हमने कोई बेस उस सरफेस पर ऐसे लगा लिया, साबुन लगा लिया, कोई बेस लगा लिया, तो वो उसके एसिडिक इफेक्ट को क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है, तो हम उससे बच जाएंगे। लेकिन होता तो है उसमें। चलिए, तो बेकिंग सोडा इज अप्लाइड टू गेट रिलीफ, बेकिंग सोडा इज अप्लाइड, जहाँ भी आपको काटा है एंट ने, बेकिंग सोडा इज अप्लाइड टू गेट रिलीफ। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या करेगा, वो एक बेस है, बेसिक प्रॉपर्टी उसके अंदर है, तो वो क्या करेगा, आपके एसिडिक प्रॉपर्टी को बैलेंस कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको उससे राहत मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें लास्ट इसका एक फ़ोटो ले लो पहले तो आप, इसमें एक पार्ट और बाकी है, वो मैं पढ़ा दूँ। चलिए, अब इसमें एक पार्ट और लिखेंगे, वो है pH इन प्लांट्स। केमिकल वॉरफेयर, ये कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि नीटल लीव्स है, नीटल लीव्स, नीटल लीव्स में भी मेथेनोइक एसिड होता है। उसको छुओगे ना तो आपको वो ऐसे नीटल लीव्स अब लग गया आपके हाथ में, तो क्या करेगा, मेथेनोइक एसिड आपके स्किन में चला गया, तो वहाँ भी वही इरिटेशन होता है जो आपको यहाँ मधुमक्खी के या चींटी काटने से होता है। तो नीटल लीव्स अगर आपके स्किन में गलती से आ गया, ये लग गया, आपने ध्यान नहीं दिया, जंगल में जा रहे थे से हाथ किया, लग गया नीटल लीव्स, अब वहाँ आपको बहुत ज़्यादा जलन होगा, क्योंकि उसने क्या किया, सेम मेथेनोइक एसिड आपके स्किन में डाल दिया। उससे बचने के लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखा है, उसी लोकेलिटी में डॉक प्लांट होता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। उसको पहचान के अगर उसके पत्ते को निकाल के, जब डॉक प्लांट को आपने उस जगह पर ऐसे रब कर दिया तो क्या हुआ, आपको राहत मिल गई, ठीक है। तो लिखेंगे अगला हेडिंग, pH इन प्लांट्स। 6th है ना ये, 6th, pH इन प्लांट्स, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, द स्टिंगिंग हेयर्स ऑफ नीटल लीव्स, द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट्स acid into our skin causing irritation, causing irritation। आपको क्या होगा, इरिटेशन फील होगा उसके बाद फिर वहाँ पर। अब इससे बचें कैसे, लिखेंगे टू प्रिवेंट दिस, प्रिवेंट नहीं बोलेंगे इसको, लिखेंगे इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम लोकेलिटी, रीज़न, जिस रीजन में नीटल लीव्स होते हैं, नीटल प्लांट होता है, इन द सेम रीजन डॉक प्लांट होता है, डॉक प्लांट, ठीक है, आर प्रेजेंट विच इज बेसिक इन नेचर, जो कि बेसिक होता है नेचर में। लिखेंगे रबिंग डॉग प्लांट लीव्स, डॉग प्लांट के पत्ते को ऐसे आप जो है निकाल के रब कीजिए ऑन द स्किन गिव्स रिलीफ, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह देखा आपने कि किस तरीके से जो पीएच है हमारे एवरीडे लाइफ में रोल प्ले करता है। सारी बातें लिखा होना चाहिए। इसको कई लोग बोल के चले जाते हैं कि उम्मीद में कि ठीक है बच्चा पढ़ लेगा, बोलने से नहीं होता भाई, लोग भूल जाते हैं। तो ये पूरा नोट्स में लिख लो, तैयार कर लो। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।